डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूँ और ये उपाय ख़ास तौर पर मैं राहु को शांत करने के लिए या राहु के जो खराब प्रभाव होते हैं, जो दुष्परिणाम आते हैं राहु के, उसको ठीक करने के लिए, उसको शांत और क्लियर करने के लिए आज उपाय बताने जा रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशंस अप्लाई हैं कि जो स्पेसिफ़िकली मैं जो ख़ास तौर पर ये जो आज उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पता है कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर उनके चौथे घर में राहु बैठा हुआ है। तो उसके लिए मैं ये उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि किसी की भी जन्म कुंडली में चौथे घर में राहु बैठा हुआ है तो उसके लिए ये उपाय है। वो व्यक्ति ये उपाय करेगा तो उसको 1.5 से 3 महीने के अंदर उसको रिज़ल्ट आ ही जाता है और उसके जितने भी जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे थे राहु के, वो शांत हो जाते हैं, वो आपको फिर देखने को नहीं मिलेंगे। और ये जितनी भी उपाय मैं आपको बताता हूँ ये सारे टेस्टेड हैं, किसी न किसी मेरे क्लाइंट को मैं करवा चुका हूँ, उसके रिज़ल्ट आ जाते हैं, उन्हीं को मैं अपने पास रखता हूँ और वही चीज़ें दूसरों को भी बताता हूँ ताकि सबका भला हो सके। असल में हुआ क्या कि अभी पिछले वीडियो जो डाली हुई है मैंने, उसके अंदर एक व्यक्ति ने कमेंट किया है और यूट्यूब में, और क्या बोलते हैं अपना ये फेसबुक में भी किया था एक ने कमेंट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ उनका जो कमेंट आया था। तो यही सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि क्यों ना इसके ऊपर जो सल्यूशन बताना है, तो मैं एक को जवाब ना दे करके मैं वीडियो में पूरा बता देता हूँ और सभी के लिए, और भी जो लोग हैं उनके लिए भी काम आ जाएगा, तो ये सही रहेगा। तो इसी प्रकार से और भी जो आपकी क्वेरीज़ होती हैं, तो जो भी कमेंट्स आप करेंगे तो उन कमेंट में जो मुझे सही लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन क्वेरी है और सही में मतलब सामने वाले को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो उसका उत्तर मैं ज़रूर अवश्य दूंगा। यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। तो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यदि जन्म कुंडली के चौथे घर में राहु होगा तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। देखिए, सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चौथे घर में राहु होता है, वो व्यक्ति जब जब अपने घर में रहेगा उसको मानसिक सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। आप इस व्यक्ति से पूछेंगे तो ये व्यक्ति ये कहेगा कि यार मैं जब जब अपने घर में जाता हूँ तो मुझे पता नहीं अचानक से अजीब सा एक चिड़चिड़ापन, एक गुस्सा, अजीब सा मतलब मानसिक टेंशन बनी रहती है। और जैसे ही मैं घर के बाहर किसी अपने दोस्त के साथ या कहीं बाहर निकल जाता हूँ थोड़ा सा, या जब मैं अपने काम पे बाहर निकलता हूँ, तब तक मेरा दिमाग ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर आता हूँ तो घर के अंदर आते ही मेरे को ना मानसिक टेंशन होता है और कई बार मेरे को डिप्रेशन भी आता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस चौथे घर के राहु वाले व्यक्ति के साथ में। और इस व्यक्ति के घर में मतलब कि ये योग जो है ना, इससे क्या होता है कि इस व्यक्ति के घर में आपको ज़रूर और ज़रूर वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा। किस प्रकार का वास्तु दोष आपको मिलेगा देखने को कि इस व्यक्ति के घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत सारे जो पुराने ख़राब हो चुके होते हैं वो पड़े रहते हैं, या आए दिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब होते रहते हैं, या कहीं स्टोरेज जमा रहती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम इसके घर में पड़े होते हैं, या किसी छत में ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार का। या फिर जो लकड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं वो एक जमावड़ा रहता है, मतलब कि स्टोरेज, वो आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो कुंडली के और भी ग्रहों को, नक्षत्रों को, नवमांश कुंडली और भी सारी चीज़ें सब मिला जुला करके एक मतलब कि भविष्यवाणी निकलती है किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन एक जनरल जो प्रेडिक्शन है वो इस व्यक्ति के लिए ये रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को खतरा रहता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर कोर्ट केस लगने का एक खतरा भी रहता है, और इस व्यक्ति को जो दुर्घटना है, एक्सीडेंट, वो भी होने का एक खतरा रहता है जो गाड़ी घोड़ा है उससे। और इस व्यक्ति को हमेशा इसके मन में ना इच्छाएं रहती हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं रहती हैं कि मेरे को बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, मतलब गाड़ी भी चाहिए होती तो हमेशा बड़ी गाड़ी चाहिए होती है, इसकी इच्छा रहती है, बड़ा बंगला, बड़ा घर चाहिए होता है।
और सबसे ज़्यादा इसका मन जो होता है वो कंफर्ट, सुख सुविधाओं को खोजने में लगा रहता है। और जितना ज़्यादा कंफर्ट और इन सब चीज़ों के लिए ये मन में करता है, और यदि वो चीज़ें कंफर्ट और लग्जरी आइटम्स ये सब चीज़ें उसको नहीं मिलती हैं तो फिर वो डिप्रेशन में जाता है और टेंशन में जाता है। और कई बार ऐसा व्यक्ति उन चीज़ों को पाने के लिए गलत रास्ते भी अपनाता है, क्योंकि तभी तो ये राहु जो है अपने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दिखाता है, उसके मन पर एकदम हावी हो जाता है और बहुत उतार चढ़ाव जीवन में दे देता है। मतलब कि अचानक से कोई भी घटना जीवन में घट सकती है, तो ये सारे उसके दुष्परिणाम रहते हैं राहु के चौथे घर में होने से। इस व्यक्ति के घर में जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट होता है इसका, मतलब कि घर का जो एक वातावरण होता है, उसके अंदर हमेशा आपको एक तना-तनी, एक तू-तू मैं-मैं वाला जो घर है वो, मतलब कि जो परिस्थिति है वो देखने को मिलेगी। लड़ाई झगड़े आपस में होते रहते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनमें आपस में जो झगड़े हैं वो होते रहते हैं। कहीं कोई किसी को बुरा बोल रहा है, कहीं किसी की बात सुनी नहीं जा रही है, या एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती है, और सब अपनी अपनी अलग अलग चाल चलते हैं। तो उस वजह से जीवन में एक स्थिरता भी नहीं आ पाती है, और एक विजन जीवन में नहीं होता है, कुछ इंसाइट नहीं आते हैं कि दिमाग में करना क्या है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। ऐसा देखने को मिलता है जैसे माता पिता में झगड़े होते रहते हैं, या फिर माँ और बेटे में हो रहे हैं, या पिता और बच्चों में हो रहे हैं। इस प्रकार से झगड़े का एक स्थिति रहती है, और एक मानसिक टेंशन, एक प्रेशर रहता है ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर रहता है। और एक बात है कि इस व्यक्ति के घर में आप देखेंगे कि जो नल होते हैं वो नल लीकेज करते हैं, मतलब कि पानी लीकेज करता है उसके घर में। आप देखेंगे कि पानी के आए दिन कोई ना कोई पाइप टूट जा रहा है, या कुछ नल है तो वो टैप चू रहा है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जब ये ज़्यादा हो जाता है और व्यक्ति यदि ध्यान नहीं देता है, तो आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि वो सिम्टम है, वो लक्षण देता है। ये जो राहु है ना, ये लक्षण देता है। जैसे कोई बीमारी होती है तो वो लक्षण होते हैं ना, कि जैसे किसी को दस्त लग रहे हैं या उल्टियाँ हो रही, तो इसका मतलब है कि उसका पेट खराब है, तो वो एक लक्षण है, वो सिम्टम है। वैसे ही ग्रह जो नेगेटिव करते हैं तो उसके भी पहले लक्षण आते हैं, सिम्टम आते हैं। उसी सिम्टम्स को मैच करके आधार पर आगे हमें कोई उपाय करना होता है। अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पहले धैर्य के साथ में सुनना है और उसके बाद में अमल करना है। जैसे कि क्या होता है कि जो मैं उपाय अभी बताऊंगा उसको आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो राहु के इफ़ेक्ट्स हैं, जितने भी प्रभाव हैं, वो डाउन हो जाएंगे। एकदम से राहु शांत होता है। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए कि एक घर के अंदर 4 लोग रहते हैं। अब उन 4 लोगों में से एक व्यक्ति का जो जन्म कुंडली में राहु चौथे घर में था, उसने ये उपाय किया तो उसको तो अच्छे जो प्रभाव हैं वो आ गए, सकारात्मक प्रभाव उसको मिल गए और उसके जीवन में अच्छा अच्छा होने लग गया। लेकिन जो साथ ही 3 लोग और रह रहे थे, उन तीनों की कुंडलियों में से हो सकता है किसी दूसरे की कुंडली में राहु अच्छा प्रभाव दे रहा था। या एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि उसका जो धंधा है या जो बिज़नेस है या जो उसके पास पैसे बहुत आ रहे थे उस दूसरे व्यक्ति के पास में, तो उसका राहु अच्छा था कहीं ना कहीं। लेकिन आपने जैसे ये उपाय किया, क्योंकि ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको घर में करना है, तो इस उपाय का प्रभाव चारों के चारों लोगों के ऊपर आएगा। तो उन चारों का ही जो राहु है वो शांत हो जाएगा। तो इसीलिए जब जैसे ये राहु का आप ये उपाय करेंगे तो आपके तो जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे थे राहु के वो तो शांत हो ही गए। साथ में यदि कोई दूसरा व्यक्ति है उसका अच्छा प्रभाव दे रहा होगा राहु, तो वो भी शांत हो जाएगा। फिर उसको वो पैसे आने बंद हो जाएंगे या उसका जो धंधा है वो एकदम से ठप हो जाएगा। ऐसा भी हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ पहले से। और इसीलिए इसी चीज़ को मैं अपनी भाषा में कहता हूँ इंटरलिंक्ड डेस्टिनी। मतलब कि हमारे परिवार के जो लोग होते हैं उनका जीवन और हमारा जीवन अंदरूनी तौर पर जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि हम कोई एक्शन लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका प्रभाव जो है वो हमारे जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, माता पिता या कोई भी, तो उनके ऊपर आता है। और उनके कुछ एक्शंस होते हैं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। इसीलिए जो डीएनए वगैरह है, खून वगैरह है, उससे भी संबंधित सारी चीज़ें हैं वो डिटेल में बताऊंगा कभी कि कैसे हमारा जन्म होता है या पूर्वज, और कैसे फिर वापस से इसी फैमिली में हम पैदा हो जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा डिटेल में।
और यही कारण है कि आपने सुना होगा कि कई ऐसे उपाय होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बीमार है, वो उठ भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता है, तो उसके लिए उसके परिवार के या उसकी पत्नी या उसके बच्चे कोई ना कोई दूसरा ऐसे कोई उपाय करके आते हैं, जिसका इफ़ेक्ट, जिसका जो फल है वो उस व्यक्ति को जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है उसको मिलता है और वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये इंटरलिंक्ड डेस्टिनी है, तभी ये काम करती है। इसीलिए आपको ये खास वजह होती है कि भाई आपको लड़का ही पैदा हुआ है तो वो लड़का ऐसा ही क्यों है, या आपको पति ऐसा मिला है तो वो पति ऐसा ही क्यों मिला है। कोई और भी व्यक्ति मिल सकता था, लेकिन वो मिला है, उसके पीछे कुछ खास रीज़न होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको भोगने के लिए ही हम पैदा होते हैं। इस संसार में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है वो कर्म भोगने के लिए ही पैदा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, गौर करने वाली बात है। ये कोई ऑब्जर्वेशन करता ही नहीं है, बस अपने जीवन में चलता जा रहा है, बारीकी से किसी भी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं लोग, तो इसीलिए प्रॉब्लम आती है। तो अब ध्यान से सुनिए कि यदि आपकी जन्म कुंडली के चौथे घर में राहु है तो आपने ये उपाय करना है कि सबसे पहले आपने किसी अच्छे सुनियारे के पास जाना है और उससे बोलना है कि हमको एक चांदी की, शुद्ध चांदी की, मतलब कि वो लोग निकल वगैरह उसमें थोड़ा सा धातुएं, एक्स्ट्रा उप धातुएं मिलाते हैं, तो वो ना मिलाएं, जितना हो सके शुद्ध चांदी की ही बनाना है। शुद्ध चांदी की सरस्वती जी की एक मूर्ति बनानी है, जो सरस्वती जी होती हैं उनकी मूर्ति बनानी है चांदी की, लेकिन वो अंगूठे के साइज़ बराबर ही होनी चाहिए, अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए, अंगूठे के साइज़ बराबर होनी चाहिए। उसके बाद में उनको ये कहना है, जो बनाएंगे उनको ये कहना है कि जितना हो सके HD क्वालिटी में बनाना है, मतलब कि उनके नए नक्श वगैरह बिल्कुल क्लियर क्लियर, जितना हो सके क्लियर क्लियर दिखें और उसमें कोई भी अंग भंग ना हो, एकदम क्लियर, जैसी मूर्त है वैसी दिखनी चाहिए, सही से अच्छी एकदम बनानी है, क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं, वैसा एक अच्छा सा जितना हो सके मतलब वो बना करके देंगे। उसके बाद में आपने एक चांदी के बर्तन का इंतज़ाम पहले से करके रखना है और उस चांदी के बर्तन को, उस चांदी के बर्तन में नीचे आपने लेने हैं सबसे पहले चावल। तो जो चावल है वो आपने, क्या बोलते हैं, अपना टूटे हुए ना हो, वो साबुत चावल होने चाहिए सारे के सारे, वो देख लेना है आपने, वो मिलते हैं सेंगे वाले साबुत चावल। तो वो चावल आपने आधी दूरी तक, मतलब उस बर्तन में, ये समझ लीजिए कि चांदी के बर्तन में आपने नीचे 2 अंगुल या 3 अंगुल तक आप चावल भर देंगे। उसके ऊपर इस चांदी की जो मूर्ति आप बनवा के लाए हैं उसको विराजमान करेंगे, रखेंगे, और उसके बाद उसमें इतना चावल ऊपर से भरते जाएंगे, ऊपर से भरते जाना है चावल को, कि वो जो मूर्ति है वो मूर्ति पूरी चावल से ढक जाएगी और मूर्ति के 4 अंगुल ऊपर तक आप चावल भरेंगे, पूरा पैक हो जाएगा चावल, और जो मूर्ति रहेगी वो उस चावल के एकदम बीचों बीच रहेगी। तो इस साइज़ का आपने चांदी का बर्तन बनवाना है, और ये थोड़ा सा आपको खर्चा आएगा, लेकिन ये बनवाना ही है, क्योंकि भाई आप अपने जीवन में ये परमानेंट एक सोल्यूशन कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपका बर्तन तैयार हो गया, ये पूरा उपाय हो गया है। अब आपने क्या करना है, अपने घर में जो आपकी उत्तर दिशा, जिसको कि नॉर्थ दिशा बोलते हैं, उस नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में जा करके, उत्तर दिशा में ही रखना है, किसी और दिशा में नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो उत्तर दिशा में जा करके इसको स्थापित कर देना है, और किसी टेबल या कहीं पर नहीं रखना है, बल्कि इसको ज़मीन में ही रखना है, डायरेक्टली इसको ज़मीन में रख दीजिए आप, बस इसको रखे रहने दीजिए, आपका काम हो गया, ये उपाय कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो चांदी की जो मूर्ति होगी सरस्वती जी की, उसमें कोई भी कलर या कुछ भी फैशनेबल चीज़ें, जो कुछ कलर भी रहता है ग्रीन या कोई पिंक, ऐसा कुछ कलर नहीं होना चाहिए, सिंपली एकदम प्योर शुद्ध चांदी की ही बनवानी है। ठीक है, और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक बार यदि आप इस बर्तन को स्थापित कर देंगे, सारा कुछ चीज़ें ये नियम कर देंगे, तो बार बार इस बर्तन को
हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। वरना कई बार लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे लगाते हैं झाड़ू या कुछ साफ़ सफाई करते हैं, तो उस वजह से ये हिलता डुलता रहता है, तो फिर उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा, एक बार रख दिया तो रखे रहने दीजिएगा। और कुछ महीनों के बाद में आप देखेंगे कि इसके जो चावल है ना वो थोड़े फूल के बाहर भी आने लगते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो चावल को जितने फूल के बाहर आ जाएं तो वापस से यदि जगह बन रही है तो उसमें डाल करके उसको ठूंस देना है। वैसे भी एकदम एयर टाइट कर देना है उस चावल को, ऊपर तक आपने एकदम ऐसे भर देना है, ठूंस ठूंस के भरना है चावल को, उसको एयर टाइट कर देना है। अगर वो चावल बाहर गिरेगा तो उसके आप अंदर वापस से आप भर दीजिए चावल को, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो जो गिर गया है चावल तो उसको आप अलग भी कर सकते हैं। और अगर आपको और भी लगे तो भाई 6 महीने 8 महीने में एक बार चावल बदल दिया करिए। जो इसके अंदर जो पहले से जो पुराने चावल हैं उसको बाहर निकाल करके फिर से नया चावल आप उसके अंदर डाल दीजिए, और वैसे ही वो जो मूर्ति है वैसे ही उसको बीच में आप रख करके फिर से वैसे स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो उपाय आप करेंगे उसमें आप हर दिन का राहु काल होता है, तो राहु काल का जब समय चलेगा तो उस समय पर आपने ये उपाय कदापि बिल्कुल भी भूल कर भी ये उपाय नहीं करना है। मतलब रखने वाला जो आप रखेंगे तो उसको कोई अच्छे शुभ मुहूर्त में रखिएगा। जो कैलेंडर है या किसी पंडित जी से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। बस इसका ख्याल रखिए कि राहु काल के समय के बीच में आपने इस उपाय को बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना है, वरना फिर अपना जो चीज़ें हैं ये व्यर्थ जाती हैं, दिक्कत आती है फिर, तो वो नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जो भी चीज़ें या उपाय बताऊं वो व्यक्ति के काम आए और उसको बेनिफिट हो, यदि वो मेरे बताए हुए उपाय कर रहा है तो इसीलिए मैं इतना डिटेलिंग में आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात एक और है कि इस बर्तन के ऊपर कोई भी ढकना, ढक्कन या कोई प्लेट या कुछ भी आपने इसके ऊपर नहीं रखना है। सिर्फ आपने जहाँ तक ऊपर चावल ठूंस ठूंस के भर दिया है, बस वो चावल ही ऊपर रहेगा। बस चावल के ऊपर कुछ भी ढक्कन वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप इस उपाय को करिए, और ज़रूर आप इस उपाय को करेंगे तो आप मुस्तफ़ीद ज़रूर अवश्य होंगे। और दूसरों को भी इस उपाय के बारे में बताइएगा, शेयर करिएगा इस उपाय को। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।